आज हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको कि हम दिखाते हैं केसी से। अब मान लो कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है जहाँ पर ए और बी आपस में रिएक्ट करके बना रहे सी ओ डी। अब क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पर सी ओ डी वापस से रिएक्ट करके बना रहे ए और बी। इस रिएक्शन में जो ये वाला स्टेप है जहाँ पर ए बी सी डी बना रहे वो है हमारा यहाँ पर फॉरवर्ड स्टेप, और यहाँ पर जहाँ सी डी वापस से ए बी बना रहे ये हमारा बैकवर्ड स्टेप है, मतलब पीछे की ओर आ रही रिएक्शन यहाँ पर बैकवर्ड स्टेप। अब हमें पता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी रिएक्शन, अब यहाँ पर दो रिएक्शन हो रही है जहाँ पर ए और बी आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं सी ओ डी। ये तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, फॉरवर्ड स्टेप हो गया, फॉरवर्ड स्टेप। ठीक है, तो अब हमें पता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, रेट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर वो प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी की कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन को हम दिखाते हैं ब्रैकेट से, तो यहाँ पर हो जाएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर ये फॉरवर्ड है तो आर एफ लिख देते हैं, तो यहाँ पर आर एफ। अब अगले स्टेप में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वल आएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम K1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये A इंटू बी। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर दूसरी जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है वो क्या है, वहाँ पर C और D आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं हमारा A और B। ठीक है, ये है बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन यानी कि सी ओ डी की कंसेंट्रेशन के। तो यहाँ पर हो जाएगा C इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन का कांस्टेंट आएगा, इसको मान लेते हैं K2। ठीक है, यहाँ पर K1 K2 क्या होते हैं, रेट कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था हमने, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन मान लो इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई 2। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं हम, ऐसी कंडीशन जहाँ पर क्या हो, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाए, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे टर्म के। क्यों, क्योंकि आर एफ किसके इक्वल है, आर बी के। तो हम यहाँ पर दोनों टर्म को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी। अब हम कंसनट्रेशन वाले टर्म्स को और रेट कांस्टेंट K1 को एक किनारे कर देंगे। ये कंसनट्रेशन वाले टर्म्स हैं यहाँ पर, इनको मैं एक किनारे कर रहा हूँ, और एक रेट कांस्टेंट वाले टर्म्स को मैं एक किनारे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर ये K2 है इसको लेके जा रहे हैं K1 के नीचे, और ये कंसनट्रेशन को लेके आ रहे हैं यहाँ पर C1 सी डी के नीचे, C और D के नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अगले स्टेप में K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो ये K1 K2 का रेशियो है ना, K1 क्या था, K1 क्या था, देखो यहाँ पर एक यहाँ पर रिएक्शन हो रही थी जहाँ पर A और B रिएक्ट करके C और D बना रहे थे, और C और D वापस से रिएक्ट करके A और B बना रहा था, C और D वापस से रिएक्ट करके A और B बना रहा था। तो K1 था फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और रेट नहीं, रेट कांस्टेंट, और K2 था ये जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही थी इसका रेट कांस्टेंट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या था यहाँ पर, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन का, और K1 था बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के रेशियो को ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको हम दिखाते हैं Kc से। तो यहाँ पर हमारा Kc इज इक्वल टू हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू
कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर केसी का एक्सप्रेशन। तो केसी का किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना होगा, कैसे लिखेंगे हम? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा था कि ये था रिएक्शन ऐसा ना, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या है? देखो यहाँ पर, ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। तो अगर किसी के लिए भी केसी लिखना हो हमें यहाँ पर, तो क्या जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे करके हम केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको जरा यहाँ पर, ठीक है? एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है जहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं यहाँ पर हम पे अमोनिया। ठीक है, मैंने बैलेंस भी कर दिया यहाँ पर ये। तो इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपल है यहाँ पर, केसी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है? N2, और यहाँ पर क्या है? ये H2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, बस साथ में देख लेना यहाँ पर कि देखो NH3 की पावर कितनी थी? 2, तो यहाँ 2 आ गया पावर, सॉरी नंबर ऑफ मोल, मतलब H2 के नंबर ऑफ मोल कितने थे? 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। N2 के थे 1, तो 1 लिखो ना लिखो, तो यहाँ पर ये आ गया केसी का एक्सप्रेशन। या मान लो कि कोई रिएक्शन और है, जहाँ पर हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके बना रहे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन है? आयोडीन। बस आगे जो नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है इसका 2, तो यहाँ पावर में आ जाएगा। इन दोनों के तो कुछ लिखे भी नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं हम केसी का एक्सप्रेशन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।